नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चंबल संभाग के जो संभाग आयुक्त हैं 2010 बैच के आईएएस सुरेश कुमार, उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई है। ईओडब्ल्यू की शिकायत की कॉपी इस समय सबकी खबर के हाथ में है, ये मेरे पास है। और बड़ी गंभीर शिकायत इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पन्ना कलेक्टर रहते हुए एक ही मतलब जाति प्रमाण पत्र के मामले में एक ही मामले में 2 रिपोर्ट दे दी अलग अलग 2-3 महीने के अंतर में। पहले बता दिया कि ये अनुसूचित जाति के नहीं है, बाद में कुछ हुआ खेल, अब खेल क्या हुआ ये वो जाने, लेकिन उन्होंने इन दोनों को अनुसूचित जाति का घोषित कर दिया। दोनों रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, ये सब मेरे हाथ पर रखा हुआ है। मजेदार बात यह है कि ईओडब्ल्यू से कहा गया है कि इसमें अंडर टेबल लेन देन हुआ है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। और जो शिकायत करता है उनका तो ये कहना है कि यदि 3 महीने में इस आईएएस के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तो हम फिर हाईकोर्ट जाएंगे। अब पूरा मामला बताता हूं विस्तार से। दरअसल पन्ना जिले के 2 लोग हैं, एक का नाम है रजनी बागरी और दूसरे का टिंकू कुमार बागरी, महिला है। इन दोनों का चयन मध्य प्रदेश में राज्य वन सेवा में हुआ है सर्विस के लिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर में राज्य प्रशासनिक सेवा कहते हैं, पुलिस में राज्य पुलिस सेवा कहते हैं, और यदि आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो राज्य वन सेवा कहलाएगा। तो राज्य वन सेवा में इन दोनों का सिलेक्शन हुआ, बड़ा पद है मध्य प्रदेश के स्तर पे। जब राज्य वन सेवा में सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने शिकायत कर दी कि ये अनुसूचित जाति कोटे में हुआ है इनका, लेकिन ये अनुसूचित जाति के नहीं है। शिकायत हुई तो मध्य प्रदेश में जो वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं अशोक वर्णवाल, उन्होंने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी, पन्ना कलेक्टर से। पन्ना में कलेक्टर थे सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी को चिट्ठी जैसे आई तो उन्होंने एक जो समिति रहती है लोकल स्तर पे उसको दे दी और उससे कहा कि जांच करके दो। अब ये देखिए 11 अप्रैल 2025 को कलेक्टर साहब ने अशोक वर्णवाल साहब को ये रिपोर्ट सबमिट की है और इसमें कहा है कि रजनी बागरी और टिंकू कुमार बागरी ये दोनों ही बागरी समाज के तो हैं, लेकिन ये अनुसूचित जाति में नहीं आते। इनके प्रमाण पत्र 1950 में जो चेक किए गए साफ साफ लिखा है कि हमने विस्तृत जांच कराई गई है, जांच में सारे बयान हुए हैं, सारे सबूत लिए गए हैं और ये जांच रिपोर्ट भी मेरे हाथ में है, जांच प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी और जिसमें कहा गया था कि ये अनुसूचित जाति के नहीं है। यानी अब ये दोनों की नौकरी जाना तय थी, लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। तो आप सोचिए, ये जो वर्णवाल साहब हैं इन्होंने एक चिट्ठी और लिखी फिर कि द्वारा कर दो एक बार जांच। द्वारा जांच के नाम पे आपको मालूम है पुनरीक्षण के नाम पर इन लोगों को अनुसूचित जाति का बताना था। अब ये द्वारा प्रतिवेदन, दूसरा प्रतिवेदन तैयार हुआ और दूसरे प्रतिवेदन में वही हेरा फेरी करके और इन लोगों को अनुसूचित जाति का घोषित कर दिया। ये सुरेश कुमार जी की जो दूसरी चिट्ठी, ये देख लीजिए मेरे हाथ में, और ये चिट्ठी है उनकी 5 अगस्त 2025 की। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात है और जांच होगी तो खुलासा होगा। इनने अशोक वर्णवाल साहब को चिट्ठी लिखी है कि आपके पत्र क्रमांक 3/7/2025, यानी अशोक वर्णवाल जी ने अपने कार्यालय में यानी मध्य प्रदेश के मंत्रालय में 3 जुलाई को एक पत्र लिखा है। 3 जुलाई को, ध्यान रखना आप तारीख। अब 3 जुलाई का पत्र यदि भोपाल से चलेगा तो पन्ना पहुंचने में उसको 2 दिन तो लगेंगे, और 2 दिन यदि वो लगेंगे तो 2-4 दिन जांच होने में भी लगेंगे। कलेक्टर के पास जांच आएगी, वो उसका अवलोकन करेंगे, फिर रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन 3 तारीख का जो पत्र अशोक वर्णवाल जी का गया है 5 जुलाई को, तो रिपोर्ट भी आ गई कि साहब ओके चंगासी, सब चंगासी। अब मतलब ये लोग सब अनुसूचित जाति के हो गए। यानी 48 घंटे में बल्लभ भवन की चिट्ठी आने से लेके, जांच होने से लेके कलेक्टर की चिट्ठी आने तक मात्र 48 घंटे। भोपाल से पन्ना तक सारी लिखा पड़ी और 48 घंटे में ये दोनों रजनी बागरी और टिंकू बागरी ये दोनों अनुसूचित जाति के घोषित कर दिए गए। अब आप सोचिए, अब ये ईओडब्ल्यू में मामला पहुंच गया है और ये ईओडब्ल्यू में तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि यदि आप कोर्ट जाना है
तो कोर्ट कहता है क्या आपने लोकल में शिकायत की? तो शिकायतकर्ता जो प्रदीप अहिरवार जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के वो अध्यक्ष भी हैं, और शिकायतकर्ता ने केवल ईओडब्ल्यू पे नहीं दी, पीएस से भी शिकायत की है, सीएम से भी की है, और जहाँ जहाँ शिकायत, क्योंकि एक आधार बनाना पड़ता है हाईकोर्ट जाने के लिए, तो पूरा आधार बनाने के बाद वो आज मेरे स्टूडियो में आए हैं और उनका कहना है कि इस मामले को तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक आईएएस जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है सब चीज़ों को देखना। वो आंख बंद करके काम कर रहे हैं, और आंख बंद करके करे तो इनके पास ऊपर दबाव था, प्रलोभन था, क्या था, जांच होना चाहिए। मैं जोड़ता हूं सीधा प्रदीप अहिरवार को, जो शिकायत करके आए हैं ईओडब्ल्यू में और बैठे हैं मेरे स्टूडियो में। प्रदीप भाई, आपका स्वागत है। रवि जी, मैंने खबर तो पूरी बता दी है, अब क्या करोगे ये बता दो आपको। देखिए, आपने पूरी खबर को विस्तार से दर्शकों के लिए बता दिया है, लेकिन इस मामले में मेरी पहले ईओडब्ल्यू के महानिदेशक जी से जो मैंने कल शिकायत करी है, उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष अच्छा, शिकायत कल ही की आपने? कल ही मैंने शिकायत करी है, और मैंने सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वहाँ भी की है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी की है, कार्मिक डीओपीटी में भी मैंने इनकी शिकायत की है। तो जैसा कि आपने कहा, मैंने शिकायत इसलिए की है कि मैं 1 महीने इंतजार करूंगा कि इन विभागों की तरफ से सुरेश कुमार जी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, और सुरेश कुमार जी ने जो अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के साथ जो खेल किया है, जो धोखा इस वर्ग को किया क्यों है? कोई दबाव है उनके ऊपर? निश्चित रूप से मुझे ये पूरा आशंका है कि इसमें सुरेश कुमार जी ने, जैसे आपने बताया कि 3 तारीख को बणवाल जी की चिट्ठी गई और 5 तारीख को रिपोर्ट आ गई, जांच हो गई, सब कुछ आप समझ सकते हो कि किसका दबाव था, कौन इसके पीछे था। इसका जवाब तो सुरेश कुमार जी देंगे। और एक ही प्रकृति का, एक ही व्यक्ति के मामले में 2 रिपोर्ट कलेक्टर कैसे दे सकता है? कोई छोटा अधिकारी अगर दे तो समझ आता है। प्रदीप भाई, इसमें एक चीज़ हमने देखा कि कलेक्टर ने सारी चीज़ें अपने कंधे पे नहीं ली हैं। वहाँ उन्होंने वो जो विभाग है उससे जांच कराई है, वहाँ पर एक कमेटी से, और जांच रिपोर्ट के आधार पर पहली रिपोर्ट कर दी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दूसरी दे दी। लेकिन कलेक्टर को ये समझना चाहिए था ना कि नीचे से पहली रिपोर्ट किन आधार पे आई और दूसरी रिपोर्ट नीचे से किन आधार पे आई। तो कलेक्टर मुखिया होता है, कलेक्टर के नाम से एजेंसी जिले में आंख बंद करके काम कर रहे थे, दबाव में काम कर रहे थे। जो आ गई साइन कर दिए, फिर आ गई तो फिर साइन कर दिए। कलेक्टर ने जो पहली जांच रिपोर्ट बनाई है वो सही तथ्यों के आधार पर बनाई थी, जिसमें वो तो आप कह रहे हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश भारत सरकार का गजट कह रहा है। भारत सरकार का गजट। बागरी समाज काय में आता है? राजपूत बागरी 2 जाति हैं, एक राजपूत बागरी है और एक अनुसूचित जाति की बागरी जाति है। तो जाति नाम की समानता का ये जो मामला है, तो वैसे अनुसूचित जाति बागरी है नहीं। अनुसूचित जाति बागरी ज्यादातर सतना में पाई जाती है, नहीं, मध्य भारत में पाई जाती है 11 जिलों में। और जो बघेलखंड, बुंदेलखंड और महाकौशल में जो बागरी जाति पाई जाती है, ये राजपूत बागरी है। मध्य प्रदेश शासन के गजट, कई रिपोर्टें कह रहे हो भारत सरकार के गजट में ये पारित हो चुका है। हो सकता है बाद में शिफ्ट हो गए हो वहाँ। नहीं, तो उसके लिए माइग्रेशन चाहिए। तो पहली रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है टिंकू बागरी और रजनी बागरी के बारे में कि ये मध्य भारत से माइग्रेट होकर नहीं आए हैं, ये ओरिजिनल मूल बागरी राजपूत हैं। प्रदीप जी, आपकी बागरियों से दुश्मनी क्या है? प्रतिमा बागरी के पीछे पड़े हो, हाईकोर्ट का ऑर्डर ले आए हो। देखिए, मेरी प्रतिमा बागरी जी, तो हमारी राज्य मंत्री हैं, प्रतिमा बागरी सीधी सादी है बेचारी। प्रतिमा बागरी जी से मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मेरा उनसे लेना देना है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं आती और अनुसूचित जाति वर्ग के मिलने वाले आरक्षण का वो लाभ ले रही हैं। आप देखते हैं, आपके चैनल पूरे प्रदेश में खबर प्रसारित करते हैं कि कहीं दलितों को घोड़ी से उतार लिया, कहीं उनके कपड़े फाड़ दिए, कहीं उनको मारा। तो जो बागरी, राजपूत, बुंदेलखंड, बघेलखंड के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो बागरी, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल के हैं, इनके ऊपर एक भी एट्रोसिटी का मामला आज तक नहीं हुआ होगा, जो वाकई में जो मूल आदिवासी दलित समाज के ऊपर होता है। तो ये जो हमारा हक मार रहा है, उसकी मेरी लड़ाई है। तो आपने कभी सुरेश कुमार जी से नहीं पूछा ये रिपोर्ट क्यों दे दी उन्होंने? नहीं, सुरेश कुमार जी से तो कोर्ट पूछेगा, ईओडब्ल्यू पूछेगा, ईओडब्ल्यू पूछेगा, कोर्ट पूछेगा, मुख्यमंत्री जी पूछेंगे, मुख्य सचिव जी पूछेंगे कि आपने जो 2 रिपोर्ट दी, इसके पीछे कारण क्या था, क्या दबाव था, या कितने रुपए आपने लिए थे। तो ये एक आईएएस अधिकारी पूरे व्यवस्था मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी पूरी तरह ईमानदार है? नहीं, मुझे नहीं लगता ईमानदार है, क्योंकि सुरेश कुमार जी इतनी त्वरित रिपोर्ट दे रहे हैं, एक ही मामले में 2 रिपोर्ट अलग अलग बना के दे रहे हैं। इस तरह से पैसे नहीं लेता, जमीन खरीद के कर लेता है। अभी देखा आपने भोपाल में जो अभी अखबारों में हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, आपने भी खबर चलाई कि किस तरीके से झोलमाल हो रहा है कि कोई जमीन को पहले ही 6 महीना पहले खरीद लिया जा रहा है। पहले पता चल जाता है हाईवे कहाँ से निकलना है और कहाँ जमीन खरीदना है। सुरेश कुमार जी हाईवे वाले में नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है इनका भी निश्चित रूप से जो पैसे इन्होंने लेन देन किए होंगे तो हाईवे
नहीं, जरूरी नहीं है पैसे का लेन देन हो सकता है कोई दबाव हो इनको पर। नहीं, क्योंकि यदि पैसे का लेन देन होता तो बड़वाल जी चिट्ठी क्यों लिखते, फिर तो बड़वाल जी भी इन्वॉल्व है। नहीं, अगर बड़वाल जी से भी अगर इसमें सवाल जवाब होंगे तो बड़वाल जी को भी बताना चाहिए, क्योंकि देखिए सुरेश जी ने अपनी ओर से तो की नहीं जांच द्वारा, सुरेश जी ने जो जांच की है द्वारा वो बड़वाल जी के कहने पे की है। नहीं तो बड़वाल जी ने उनसे 2 बार पूछा, एक बार पूछा तो पहली बार रिपोर्ट सही भेज दी तो बड़वाल जी को क्या मोदी द्वारा भेजा उन्होंने चिट्ठी, तो बड़वाल जी आपके पास वो चिट्ठी है क्या जो 3 तारीख उन्होंने लिखी है? नहीं, वो मैं चिट्ठी निकाल लूंगा, अभी मैंने उसके लिए आरटीआई भी लगाई है। हो सकता है कि ये प्रमुख सचिव का दबाव पहुंचा हो वहाँ, ये प्रमुख कलेक्टर का कोई दोषी नहीं हो, केवल दबाव में काम कर दिया हो। लेकिन रविंद्र जी, जो संवैधानिक व्यवस्था की मुख्य एजेंसी है वो कलेक्टर है। अगर कलेक्टर जानबूझ के गलती करेगा और वो ये कह दे कि साहब मेरे ऊपर अधिकारियों का दबाव था, तो इसका मतलब जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हक अधिकार हैं, जो मूल दलितों के, उस पर तो आप कुठाराघात कर रहे हो, और ये कुठाराघात का मामला है और हमारे अधिकारों को खत्म करना है। क्या लगता है प्रदीप जी, मध्य प्रदेश में इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्रों की बाढ़ सी आ गई है? अभी मैंने अमृतलाल मीणा का देखा, वो आप IPS बनने के लिए लाइन में लगे हैं, वो फर्जी प्रमाण पत्र है उनका। मैं आपको बता दूं, जो वल्लभ भवन है, विंध्याचल है और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक जो केंद्र हैं, वहाँ पर अगर सही तरीके से सरकार जांच करा दे तो 25 से 30% आदमी फोर्ज निकलेंगे, जिनके फर्जी प्रमाण पत्र है। 25 से अधिकारी फर्जी प्रमाण अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 IAS अधिकारी की और 2 IPS अधिकारी की भी जांच जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर शिकायत करने वाला हूँ। मैं उन अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा जो SC ST का हक मार रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लड़ तो रहे हैं और इनकी लड़ाई ये है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संघर्ष करते हैं और उन समाज की पॉलिटिक्स भी करते हैं। आज ये कांग्रेस में उस अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यक्ष भी हैं वहाँ के, तो निश्चित तौर पे यदि किसी वर्ग का अधिकार कोई दूसरा वर्ग छीनता है तो ये संघर्ष होना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी भी है। पर यह मामला बड़ा गंभीर है, मैंने इस कागज़ों को देखा है। प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि इसमें सुरेश जी की मुसीबत बढ़ सकती है। नमस्कार।